जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागॉजी सीरीज का ये अगला वीडियो जिसमें मैं 20 एमसीक्यू लेकर के आया हूं और उम्मीद है आपकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस के थ्रू और काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि द करिकुलम शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ। ऑप्शन है आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर या ऑल ऑफ दीज। संज्ञानात्मक जो है, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्रकार का जो विकास है ये निर्धारित करना चाहिए पाठ्यक्रम को। पाठ्यक्रम का ये तीनों जो है आधार होना चाहिए। कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूं। आपने एक यदि मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट हैं नाम सुना होगा, वो हैं बेंजामिन ब्लूम। उन्होंने विकास के इन्हीं तीन सिद्धांतों को दिया है। इन्होंने शिक्षा के तीन विकास बताए हैं, एक है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये जो तीनों हैं ये बेंजामिन ब्लूम ने बताए हैं कि ये पाठ्यक्रम का आधार होना चाहिए। आगे हम जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक से मतलब आपको पता होगा कि ये जो लर्न, अप्लाई, एनालाइज, सीखना, याद करना, ये सारा कॉग्निटिव से रिलेटेड होता है, संज्ञानात्मक से रिलेटेड होता है। भावात्मक जो होता है वो होता है आपके इमोशनली जो थिंग से डील करना होता है, जैसे फीलिंग्स, वैल्यूज। फीलिंग्स हो जाती हैं वैल्यूज, है ना। आपके संवेग जो है, भावना, मूल्य, प्रशंसा, ये सब भावात्मक में आता है। और जो मनोगत्यात्मक में आता है वो क्या आता है, वो मेंटल और फिजिकल मूवमेंट्स आता है। मानसिक और शारीरिक जो गति है वो मनोगत्यात्मक, इसका मतलब साइकोमोटर के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संवेगात्मक विकास से जुड़ी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद द इमोशनल डेवलपमेंट। तो संवेग शारीरिक परिवर्तन के साथ जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे शारीरिक परिवर्तन बचपन से आते हैं वैसे ही संवेगों का विकास भी होता जाता है। जन्म के तुरंत बाद संवेग शुरू हो जाते हैं, ये भी ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान संवेगों का तीव्र रूप देखा जाता है, ये भी ठीक है कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, इमोशंस जो है इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, इंटेंस रहते हैं। संवेगों का शारीरिक विकास से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है। लेकिन प्रश्न क्या है, ऑप्शन पूछा है कौन सा नहीं है। करेस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विथ इमोशनल डेवलपमेंट। तो उत्तर नंबर जो आंसर 4 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इमोशन आर अनरिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि ये गलत है इसलिए इसका ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से सबसे महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत शिक्षा योजना या समान निर्देश। तो समावेशी कक्षा में सबसे कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमारा क्या था, प्रश्न था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। आपको बता दूं, आपको पता होगा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, जहां पर इंक्लूसिव क्लासरूम जो है, हर एक बैकग्राउंड के अलग अलग जो बौद्धिक स्तर के बच्चे आते हैं और जिनको एक साथ पढ़ाया जाता है। तो उसके पहले जो व्यक्तिगत शिक्षा योजना जो है, किसी पाठ्यक्रम शुरू होने के 2-3 महीने पहले जो तैयार कर ली जाती है, जिसमें हर एक बच्चे की नीड का ध्यान रखते हुए पूरा जो पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस, करिकुलम तैयार किया जाता है स्कूल का, स्कूल एजुकेशन प्लान, वो कहलाती है व्यक्तिगत शिक्षा योजना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसमें, समावेशी कक्षा में। आगे देखते हैं। यदि कोई छात्र है गणित में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, इफ अ स्टूडेंट गेट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, then to know in which particular branch of the mathematics is he weak, which of the following method will be used। वो गणित में किस शाखा में कमजोर है, तो किस विधि का उपयोग करना चाहिए यह जानने के लिए कि वह किस में कमजोर है। ऑप्शन आपका लिखित कार्य, मौखिक कार्य, तो ये दोनों तो नहीं है। तीसरा है नैदानिक विधि, डायग्नोस्टिक मेथड, और चौथा है रिमेडियल मेथड। हो सकता है इसमें कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो डायग्नोस्टिक मेथड है और नैदानिक विधि है। मैं इसमें अंतर स्पष्ट कर दूं कि जो नैदानिक और उपचारात्मक में डिफरेंस ये होता है कि जब बच्चे की कमजोरी का हम पता लगाते हैं, जो मेथड यूज करते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वह कहलाता है नैदानिक विधि। अब जब हमें बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चल गई, अब इसके बाद जो हम उसे पढ़ाएंगे, जो हम मेथड यूज करेंगे पढ़ाने के लिए, वो कहलाता है रेमेडियल मेथड या रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, जो हम टीचिंग करते हैं। तो अंतर यही है
कि जो स्ट्रेंथ वीकनेस पता लगाने के लिए मेथड नैदानिक विधि या डायग्नोस्टिक मेथड, और स्ट्रेंथ या वीकनेस इसका मतलब जो वीकनेस दूर करने के लिए जो हम टीचिंग करेंगे वो कहलाएगी उपचारात्मक विधि या रेमेडियल टीचिंग कहलाएगी। तो आपको इसका उत्तर जो है वो है डायग्नोस्टिक मेथड, क्योंकि हम कमजोरी का पता लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से भाषा विकास के क्रम में तीसरी अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन है बड़बड़ाना बॉबलिंग, प्रारंभिक अवस्था प्रीलिंगुअल स्टेट, भाषा समझने की अवस्था लैंग्वेज कंप्रीहेंशन स्टेज, ध्वनि अनुकरण अवस्था या साउंड इमिटेशन स्टेज। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ध्वनि अनुकरण अवस्था। इसका मतलब जो तीसरी स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, साउंड इमिटेशन करते हैं, ध्वनि का अनुकरण करते हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि बच्चे जो 2 से 3 महीने के होते हैं तब स्टार्ट करते हैं वो कुइंग कहते हैं, किलकना, जिसमें बच्चे रोते हैं, है ना। अगला आता है 3 से 4 महीने के जब बच्चे हो जाते हैं, ये दूसरी स्टेज कहलाती है। इसमें थोड़ा सा वो मौखिक ध्वनि जो वर्बल साउंड है वो निकालना शुरू करते हैं जब 3 से 4 महीने की एज में। इसके बाद आती है स्टेज 4 से 5 महीने की एज। इसमें क्या करते हैं, इसमें यही बच्चा था कि ध्वनि अनुकरण अवस्था होती है, जिसमें बच्चे क्या होता है फर्स्ट साउंड पैटर्न, साउंड का पैटर्न जो है समझते हैं और इसे कोशिश करते हैं बोलने की। तो साउंड पैटर्न जो करते हैं क्या, इमिटेशन करते हैं, तो ये ध्वनि अनुकरण की अवस्था हो जाती है। इसके बाद आती है 5 से 6 महीने की अवस्था। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बॉबलिंग करते हैं। जो इसका पहला ऑप्शन था बड़बड़ाना, ये कब करते हैं, 5 से 6 महीने की अवस्था में करते हैं बच्चे बॉबलिंग। इसके बाद आता है 6 से 8। जब बच्चे 6 से 8 महीने के होते हैं तब क्या करते हैं, ध्वनि को जोड़ना सीखते हैं, शब्दों को मिलाना, ध्वनि को, कनेक्ट द साउंड मेक्स थॉट्स। तो कनेक्टिंग साउंड और थॉट्स बनाना कब सीखते हैं, 6 से 8 महीने में। और जब बच्चे 9 से 12 महीने के होते हैं तब बच्चे वन वर्ड स्टेज में आ जाते हैं। वन वर्ड, तब एक एक शब्द वो यूज़ करते हैं। उन्हें जैसे पानी चाहिए तो सिर्फ वो पानी मिलेंगे बोलेंगे, है ना, या इससे मिलता जुलता वर्ड, लेकिन वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो इस तरह क्या है, ये भाषा की डेवलपमेंट की ये काफ़ी अवस्थाएं हैं। कुछ जो मनोवैज्ञानिक नहीं इसकी अवस्था अलग अलग मानी है, जैसे किसको किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था में डिनोट करके, और कुछ ने इस तरह प्रारंभिक अवस्था में ही महीनों में 2 से 3 महीने के बच्चे, 3 से 4 महीने, 4 से 5 महीने में किस तरह भाषा का विकास होता है वो डिनोट किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम कई उदाहरणों से शुरू करते हैं और सामान्यीकरण की ओर पहुंचते हैं तो यह कौन सी मेथड कहलाती है? ये आपने अच्छी तरह कई सारे क्वेश्चंस देखे होंगे इस तरह के। तो आगमन विधि, निगमनात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि और संश्लेषणात्मक विधि। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आगमनात्मक विधि या इंडक्टिव मेथड। आपको पता होगा जब कोई एग्जाम्पल हम देना शुरू करते हैं और निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, फॉर एग्जाम्पल इवन ऑड नंबर हम बता रहे हैं तो पहले हम उसका बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाद में उसको रूल समझा दे रहे हैं, ये क्या है, आगमन विधि होती है। डिडक्टिव मेथड ये होता है कि पहले हम उसे कॉन्सेप्ट रूल बता देते हैं और फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताएं, तो वो निगमन विधि कहलाती है। विश्लेषण विधि कहलाती है कोई हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक टॉपिक हम जैसे लिख दें पॉल्यूशन या प्रदूषण, अब इस पॉल्यूशन वर्ड को कई सारे ब्रांच में, पार्ट में हम इसको पढ़ करके देखते हैं, तो क्या हो जाता है, ये विश्लेषण विधि। संश्लेषण क्या है, जैसे कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं तो स्टोरी के कई सारे जो हैं पार्ट्स होते हैं वो पढ़ते जाते हैं, लास्ट में एक क्या है, कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो ये एक संश्लेषणात्मक विधि कहलाती है, सिंथेटिक कहलाती है। आगमन विधि से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे आपको पता होगा कि विशिष्ट से सामान्य होता है आगमन विधि, स्पेसिफिक टू जनरल होता है, स्पेसिफिक टू जनरल, ज्ञात से अज्ञात होता है, इजी से डिफिकल्ट की ओर होता है ये, और उदाहरण से एक फॉर्मूले की तरफ, और मॉर्टल से इमॉर्टल, और इसी का जस्ट अपोजिट आपका निगमनात्मक विधि में होता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इन विधियों को जब आप पेडागोजी को डिटेल में पढ़ रहे होंगे इसके पहले। आगे देखते हैं टीम लर्निंग, टीम टीचिंग क्या है ऑप्शन है आपके संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों को सम्मिलित करना। तो इसमें ऑप्शन है इन्वॉल्व टीम ऑफ टीचर्स टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस, इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज। यही इस जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं, आगे अगले जो प्रश्न है क्या है कि शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का उपाय, तो ये नहीं है। आपको मैं बता दूं कि शिक्षकों की जब अनुपलब्धता से निपटने के लिए जब
कई सारी क्लासों को एक साथ पढ़ाया जाता है, उसे मल्टी क्लास टीचिंग कहते हैं या बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। तो ये उत्तर नहीं है। शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, तो ये दल शिक्षण का नहीं है, ये दूसरे का एग्जाम्पल है। योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर सम्मिलित करना, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए? जब आप प्राइमरी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो किस मेथड को, लेक्चर मेथड, असाइनमेंट, स्टोरी टेलिंग या ग्रुप डिस्कशन? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपके लिए। इसका आंसर आपको सबको पता होगा, क्या उत्तर होगा इसका? इसका जो सही उत्तर है स्टोरी टेलिंग, क्योंकि ये भी एक टीचिंग की एक मेथड होता है और हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है जब आप स्टोरी के द्वारा बच्चों को पाठ को पढ़ाते हैं, कोई एग्जाम्पल बताते हैं, कोई स्टोरी बताते हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 आज के वीडियो का। कौन सा ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रमुख संचार अवरोधक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मेजर कम्युनिकेशन बैरियर टू द ऑनलाइन टीचिंग? आपको पता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है ऑनलाइन में, तो ये क्या है, ऑनलाइन टीचिंग हो जाती है। यूट्यूब हो सकता है और गूगल ऐप, मीटिंग ऐप हो सकते हैं, बहुत सारे ऐप। आपने कोरोना टाइम में बहुत सारे ऐप देखे होंगे जो स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूलों में भी बहुत उपयोग हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का भी उपयोग हुआ है। तो इसमें बैरियर क्या है ऑनलाइन टीचिंग में? तो ऑप्शन है टेक्नोलॉजी, उसकी जो लीगैलिटी है, छात्र समुदाय है, संस्कृति है और जेंडर है, लिंग है। तो आपको मैं बता दूं, एक प्रौद्योगिकी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका संस्कृति हो जाएगा और लिंग हो जाएगा। टेक्नोलॉजी, कल्चर और जेंडर। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कौन सा, ए, डी और ई। ए, डी, ई जो है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब प्रौद्योगिकी कैसे अवरोधक हो सकती है? आपको पता होगा जो टेक्नोलॉजी है वो उसकी पहुंच अभी बहुत कुछ जगहों पर नहीं पहुंच पाई है, जो बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके हैं। तो जब टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची है तो वहां पर कम्युनिकेशन जो है ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, तो ये क्या है, एक बैरियर का है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास ले रहे हैं, बीच में टेक्नोलॉजी का एरर आ जाता है, नेटवर्क इशू आ जाता है, तो भी क्या हो जाता है, गैप हो जाता है कम्युनिकेशन में। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संस्कृति क्या है कि कई बच्चे जो अलग अलग संस्कृति से आते हैं और कई बार अंतर वहाँ पे दिक्कत आती है जहाँ पर जो पढ़ाने वाला अलग कल्चर का कुछ पढ़ा रहा है और जो रूढ़िवादी जो हैं जगह से जो बिलोंग करते हैं वो कुछ किसी और चीज़ पर विश्वास करते हैं, तो वहाँ पे क्लैशेस आते हैं, वहाँ पे एक बैरियर होता है। लिंग जो है आपको अब तो काफ़ी ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर लिंग जो भेद है, जेंडर इनइक्वालिटी है, वो समझी जाती है पुरुषों और महिलाओं में, जहाँ पर खुल करके कैमरे के सामने आने की आज़ादी नहीं होती है गर्ल्स को। तो ये एक बैरियर हो सकता है ऑनलाइन टीचिंग में। तो आपके ऑप्शन जो है ए, डी और ई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छात्र समुदाय ये नहीं होगा और वैधता, ये एक बैरियर नहीं है ऑनलाइन टीचिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन मल्टीग्रेड टीचिंग, आपको मैंने पहले बताया कि मल्टीग्रेड जो टीचिंग क्या कहलाती है, से सहमत नहीं है? जब कई सारी कक्षाओं को हम एक साथ पढ़ाते हैं, जब शिक्षक अनुपस्थित होते हैं, तो उसके लिए ये मल्टीग्रेड टीचिंग जो है लाया गया है कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन है कि एक शिक्षक एक समय में अधिक कक्षा को जो है प्रबंधन करता है, सही बात है। ऑप्शन क्या है, नहीं है, प्रश्न पूछा गया है कौन सा नहीं है। लचीली व्यवस्था है, ग्रेड के बीच भीतर सहभागिता, छात्रों का उम्र क्षमता के मामले में समान होना, ये इसका उत्तर गलत है। ये जो है मल्टीग्रेड टीचिंग का जो है कथन नहीं है, इसलिए ये उत्तर चौथा जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशु का जो सामाजिक विकास है इस पर निर्भर करता है, सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट, शिशु जो है किस पर निर्भर करता है कि दूसरों के साथ बातचीत करने का मौका उसे मिल रहा है कितना, बच्चों को दिखाया गया प्यार और स्नेह, लव एंड अफेक्शन, वह किस हद तक दूसरों को ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है, एक्सटेंड इज टू विच ही इज एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स एंड ऑल ऑफ दीज। यदि वो सब कुछ ये कर लेता है तो इस पर डिपेंड करता है बच्चे का सामाजिक विकास, शिशु का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न देखते हैं। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाती है? तो ये आपको याद कर लेना इस क्वेश्चन को कि जेंडर की जो समझ है वो 2 वर्ष के बच्चे तक समझ में आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि हाँ एक लिंग होता है, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, कि वह क्या है, मेल है या फीमेल है, लड़का समझ जाता है या लड़कियां समझ जाती हैं जब वो 2 वर्ष की एज तक पहुंचती है। एक प्रभावी शिक्षक वह है, एन इफेक्टिव टीचर इज,
वन हु, वे क्या करता है, विषय में निपुण है, कि अपना सब्जेक्ट जो है उसमें मास्टरी है, डिसिप्लिन बनाता है कक्षा में, शांतिपूर्ण माहौल बनाता है, या छात्रों का स्वयं सीखना सुगम बनाता है। ये इसका सही उत्तर हो जाता है। कई बार जो है जब किसी क्वेश्चन में ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड लिखे रहते हैं ऑप्शन में, वो ऑप्शन मोस्टली सही होता है, इसलिए ये चौथा उत्तर सही है कि फैसिलिटेट हिज स्टूडेंट टू लर्न एट देयर ओन। वो बच्चे खुद से ही सीख रहे हैं तो वो एक इफेक्टिव टीचर है, वो ऐसा माहौल बना रहा है। आगे देखते हैं, आपने ये जरूर पढ़े होंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं, कौन सा नहीं है? तो इंद्रियगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, उत्तर, ये नहीं है। उत्तर संक्रियात्मक अवस्था जो है ये कहीं भी पियाजे ने मेंशन नहीं करी है, इसकी जगह कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसके बाद अमूर्त फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही हो जाएगा कि ये जो है संज्ञानात्मक विकासीय अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के व्यक्ति विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो इसके जो ऑप्शन है केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण पे, नीदर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इंटरप्ले और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये इसका एकदम सही उत्तर है कि बच्चे का जो व्यक्तिगत विकास है, कि विभिन्नताएं हैं, वो आनुवंशिकता एवं वातावरण की पारस्परिकता का मतलब होता है इंटरप्ले पर डिपेंड करता है। तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव किसका एग्जाम्पल है? आपको पता होगा जब हम पढ़ाते हैं तो आवाज में एक उतार चढ़ाव, एक हाव भाव लाते हैं। जब हम या तो कविता पढ़ा रहे होते हैं, कहानी या मैथ, तो एक टोन हमें मेंटेन करनी पड़ती है कि कहाँ हमें ऊंचे बोलना है, कहाँ हमें धीमे बोलना है। तो यही कहलाता है हाव भाव से पढ़ाना। तो ये क्या है, एक रेनफोर्समेंट कौशल है। स्किल ऑफ क्लोजर ये भी नहीं है, ये दोनों नहीं है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल यही है, स्टिमुलस वेरिएशन जो होता है यही कहलाता है। आवाज में आप उतार चढ़ाव ला रहे हैं तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल है ये, और यही इस उत्तर का सही आंसर है कि उतार चढ़ाव इसी का एग्जाम्पल है, स्टिमुलस वेरिएशन का। अगला प्रश्न देखते हैं, जो उपचारात्मक शिक्षण है, रेमेडियल टीचिंग है, आपने कई बार इसको पढ़ा है, किसके लिए उपयोगी है? पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल नहीं। पाठ को फिर से पढ़ाने के लिए? ये तो रिवीजन कहलाता है। खेल विधि द्वारा पढ़ाने के लिए? ये भी नहीं है। तो रिमूविंग लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ वीक स्टूडेंट, कमजोर छात्रों की सीखने की जो कठिनाइयां हैं दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रिमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण प्रयोग लाते हैं। आगे देखते हैं, वाइगुत्स्की के अनुसार जो है कौन सा संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है? तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है, आपको पता है जब बच्चे एक सामाजिक संपर्क में आना शुरू होता है, चाहे वो परिवार है, बच्चे का सामाजिक विकास परिवार से ही शुरू होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, सोशल इंटरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो सोशल इंटरेक्शन से शुरू हो जाता है बच्चे का। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न आज की वीडियो का, 19 नंबर का। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय शिक्षक को कैसा होना चाहिए? जब कॉपी चेक कर रहा होता है टीचर, उसको कैसा होना चाहिए? इवेल्युएशन स्टूडेंट्स, द टीचर शुड बी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लीनियंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मॉडरेट, नीदर स्ट्रिक्ट नॉर लीनियंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होने का अर्थ ये होता है कि आप ये भूल जाते हैं कौन सा स्टूडेंट पहले से याद है, आपने कॉपी चेक कर रहे हैं और आपने नाम पढ़ा है उसका, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कैसा कमज़ोर स्टूडेंट है या होशियार है। आपको एक वस्तुनिष्ठ तरीके का मतलब आपको ये चीज़ भूल जाना है, आपको सिर्फ देखना उसका उत्तर सही है या गलत, उस आधार पर आपको मार्किंग करनी चाहिए। एक शिक्षक को ऐसा ही होना चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक राजनीतिक चेतना, व्यवहार में परिवर्तन, या स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। आपको पता ही होगा मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये डेफिनेशन होती है लर्निंग की, अधिगम की। तो यही सबसे उपयुक्त उद्देश्य है कि व्यवहार में जो परिवर्तन है वो लर्निंग का उद्देश्य होता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है और लगातार हम इसी तरह की वीडियोस, लगभग 20-20 क्वेश्चंस की वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन और आपका केवीएस पेडागॉजी का जो इसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट
बिल्डअप होते रहेंगे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारी दी हुई लिंक पर यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करिए ताकि हमारा एक मोटिवेशन बना रहे आगे कंटिन्यू हमारी वीडियोस लाने के लिए। और हर एक वीडियो की मैं पीडीएफ जो है शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। ये जो मेंशन है सतीश केवीएन, या फिर आप लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, दे दूंगा भी ये यूट्यूब वीडियोस के नीचे, तो उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंटिन्यू आपको हर एक वीडियो की पीडीएफ जिससे मिलती रहेगी। और कई ने पूछा है कि क्या होना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, यदि आपने वीडियोस देखी है तो उसके अगले दिन या उसके कुछ टाइम बाद आप उसकी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले आप वीडियो देख लें और उसके बाद पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम कंफर्म हो जाता है और आपकी एक अच्छी कॉन्सेप्ट बनता बनता आपका बहुत अच्छा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा केवीएस पेडागॉजी का। लगातार हम वीडियोस ला रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी। तो लगातार आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, धीरे धीरे आप शेयर करिए दोस्तों को, और इसी तरह हम आपकी वीडियोस लाते रहेंगे और उम्मीद है हम आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।